हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परागण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। यूनिट नंबर 1 परागण का मतलब है परिपक्व पराग कोशों से मुक्त जो परागकण होते हैं, ये परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस घटना को परागण कहते हैं। अर्थात परागकणों का स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना। देखिए, परागण की जो क्रिया है, ये कल भी हमने इसके बारे में बताया कि ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है स्वयं परागण और दूसरा होता है पर परागण। स्वयं परागण का मतलब जब किसी एक पादप के पुष्प का परागकण उसी पादप के उसी पुष्प की या किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया होती है, तो इसे स्वयं परागण कहते हैं। इसमें पादप एक ही होता है और अगर एक ही पुष्प के बीच में अगर होता है तो उसे स्वयुग्मन कहते हैं, और अगर अलग अलग पुष्पों के बीच में होता है, यानी एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है लेकिन पादप एक ही होता है, तो उस घटना को हम स्वपरागण कहते हैं। अर्थात ये 2 तरह से होती है। एक तो होता है स्वयुग्मन और दूसरा होता है सजात पुष्पीय परागण। इन दोनों में समझने वाली बात यह है कि इसमें स्वयं परागण का मतलब एक ही पादप, आनुवंशिक रूप से एक समान स्थिति, और स्वयुग्मन का मतलब एक ही पुष्प के परागकण का स्त्री केसर पर पहुंचना। सजात पुष्पीय परागण का मतलब एक पादप के एक पुष्प के परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना। जबकि पर परागण की जो क्रिया है, इसमें एक पादप का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो इस घटना को पर परागण कहा जाता है। तो यहां हम स्वपरागण और परपरागण दोनों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। स्वपरागण और परपरागण की क्रिया जो होती है, ये अलग अलग परिस्थितियों में होती है। स्वपरागण के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि उभयलिंगिता का होना चाहिए। उभयलिंगिता या द्विलिंगिता। अगर पुष्प द्विलिंगी है तो आसानी से स्वपरागण हो जाता है, या पादप उभयलिंगी है, उभयलिंगाश्रयी, तो भी ये स्वपरागण हो जाता है। दूसरी, समकाल परिपक्वता।
या इसको हम समकालपक्वता भी कह सकते हैं। इसका मतलब नर और मादा जनन संरचनाओं के परिपक्व होने का समय एक समान होना चाहिए, अर्थात जिन पादपों में एक समय पर ही नर और मादा दोनों संरचनाएं परिपक्व हो जाती हैं उनमें स्वपरागण आसानी से हो सकता है। तीसरा है अन्योन्य मिल्यता। देखिए अन्योन्य मिल्यता का मतलब है अन्योन्य मिल्यता, इसका मतलब है कि कुछ पादपों के पुष्प जो होते हैं वो कभी भी खिलते नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर हर समय क्या होगा, स्वपरागण ही होता है। तो ये तो स्वपरागण के अनुकूल है। दूसरा है परपरागण। देखिए परपरागण के अनुगुणों में एक तो होती है एक लिंगिता, पादप एक लिंगी होना चाहिए, अर्थात नर पुष्प अलग पादप पर और मादा पुष्प अलग पर। दूसरा है भिन्न काल परिपक्वता, उनके परिपक्व होने का समय अगर अलग अलग है, यानी ऐसे पादप जिनमें नर संरचना पहले परिपक्व हो जाती है, मादा संरचना बाद में परिपक्व होती है, या पहले नर संरचना परिपक्व बाद में मादा, या मादा पहले नर बाद में, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर स्वपरागण नहीं होता है, परपरागण होता है। तीसरा जो है स्वबंधिता, कुछ पादपों के अंदर परागकण उसी पादप की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर परपरागण होता है। हरकोगेमी, कुछ पादपों में ऐसा देखा जाता है कि उनकी संरचनात्मक विशेषता इस प्रकार की होती है कि परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, तो ऐसा होना भी स्वपरागण को रोकना है, परपरागण को प्रोत्साहित करना है। विषम वर्तिकाग्र, इसका मतलब यह है कि पराग कोश या यूं कह सकते हैं पुंकेसर की पुतंतु की लंबाई ज्यादा है, स्त्री केसर की लंबाई कम है, या स्त्री केसर की लंबाई ज्यादा है, पुंकेसर की कम है। ऐसी स्थिति में परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या है, स्वपरागण नहीं हो पाता है और ऐसे पादपों में परपरागण होता है। ठीक है, ये बात मैंने रिपीट की है जिससे कि आपको दोबारा से याद किया। अब हम बात करेंगे कि ये जो परपरागण है ये किन किन विधियों के द्वारा होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां, देखिए परपरागण की जो क्रिया है जिस माध्यम से होती है उस माध्यम के नाम के आधार पर उसका प्रकार बना दिया जाता है। परपरागण जो है ये दो कारकों के द्वारा, या यूं कह सकते हैं परपरागण के लिए जिस साधन पर निर्भरता रहती है उस साधन के आधार पर इसे दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो होता है अजैविक
कारक और दूसरे होते हैं जैविक कारक। अजैविक कारकों के रूप में जल परागण, जल के द्वारा होता है तो जल परागण, वायु के द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। और अगर हम जैविक कारकों की बात करें तो कीटों के द्वारा होता है तो इसे कहेंगे कीट परागण। अगर चमगादड़ के द्वारा होता है तो इसे कहेंगे चमगादड़ परागण। तो इस तरह से ये परागण की जो विधियां हैं ये कारकों के आधार पर जल परागण, वायु परागण, कीट परागण और चमगादड़ परागण और इसके अलावा अन्य भी कारक हो सकते हैं। तो देखिए ये जो परागण की क्रिया है, इस परागण की क्रिया के लिए जिस प्रकार के माध्यम या साधन का प्रयोग होता है उसी के आधार पर उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहां हम सबसे पहले बात करेंगे जल या वायु परागण। वायु परागण, देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अगर परागण किसके माध्यम से हो रहा है, वायु के माध्यम से, तो इसे हम कहेंगे वायु परागण। अब देखिए वायु परागण जिन पादपों में होता है उनके परागकण छोटे, शुष्क, हल्के, संख्या में अधिक, यानी जिन पादपों में वायु परागण होता है उनकी खासियत होती है कि उनके परागकण बहुत ही छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, हल्के होते हैं, संख्या में बहुत अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि तभी जाकर के ये परागकण जो है वो आसानी से एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंच सकते हैं। साथ में इन पादपों के पुष्पों की विशेषता होती है, पुष्प छोटे, रंगहीन या सफेद, समूह में स्थित। ये जो वायु परागित पौधे होते हैं उनके पुष्पों की विशेषता है कि पुष्प बहुत छोटे होते हैं, रंगहीन, गंधहीन और समूह में स्थित होते हैं। साथ में इन पुष्पों की जो बढ़ती कांड है ये शाखित व ब्रुश के समान शाखाओं में बटी हुई होती हैं और ब्रुश के समान होती है। इससे क्या होता है कि आसानी से जो उड़ते हुए परागकण हैं वो इन वर्तिकाग्र के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वायु परागित पादपों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे घास है, टाइफा है, मक्का है, इनके अंदर वायु के द्वारा परागण होता है। अब हम बात करते हैं कि वायु परागित, बहुत पूछा जाता है वायु परागित पुष्पों की क्या खासियत है, क्या विशेषता है। तो परागकण छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, हल्के होते हैं, इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। अब आता है जल परागण दूसरा।
जल परागण। अगर देखिए परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। और जल परागित जो पौधे होते हैं इनके भी परागकण छोटे होते हैं, परागकण छोटे हुए होते हैं और ये जल में तैरने लायक होते हैं। देखिए जल परागण जो है, ऐसा नहीं है कि सभी जलीय पादप जो होते हैं उनमें जल परागण ही होता हो। कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनमें अन्य कारणों या वायु के द्वारा भी परागण होता है। यहाँ जल परागण करने वाले पादपों को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक तो होता है आधो जल परागण। आधो जल परागण का मतलब होता है जल परागण जल के भीतर होता है, परागण जल के भीतर, अर्थात परागण की क्रिया जल के अंदर होती है। और इस तरह का आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, ये उदाहरण है जल निमग्न पादप। जल निमग्न पादप का मतलब जो पानी में रहने वाले पादप है, जैसे जोस्टेरा। जोस्टेरा में जल के अंदर ही परागण होता है। इसके अलावा एक और है सेरेटोफिलम। सेरेटोफिलम दूसरा होता है, आधो की जगह आधी आ जाएगा, आधी जल परागण। अब देखिए वो आधो जल परागण जो है ये परागण जल के भीतर होता है, ये जल की सतह पर होता है। परागण उसमें जल की सतह पर, आधी मतलब पानी ऊपर। तो इस तरह का जो परागण होता है उसको आधी जल परागण कहते हैं। और ये इस तरह के परागण की जो क्रिया है ये पाई जाती है जल प्लावी पादप। और जल प्लावी पादपों का उदाहरण है बेलिस नेरिया। बेलिस नेरिया देखिए जल के द्वारा परागण होता है, इसको जल परागण कहते हैं। जल के भीतर होता है अधो जल परागण कहते हैं। जल की सतह पर होता है आधी जल परागण कहते हैं। और यहाँ ये बात में ध्यान रखिए कि सभी जलीय पादपों में जल परागण के द्वारा परागण हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब आता है तीसरा, ये तो दोनों थे अजैविक घटक। अब आता है कीट परागण। कीट परागण देखिए कीटों के द्वारा परागण की जब क्रिया होती है तो उसको कीट परागण कहते हैं। अब कीट में देखिए मधुमक्खियां हैं, पतंगा है, तितली है आदि कई कीट होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कीट परागण की जो क्रिया होती है ये कीट परागण की क्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है? मधुमक्खी के द्वारा। मधुमक्खी
के द्वारा सबसे ज्यादा, लगभग 82% पादपों में तो यही होती है। इसके अलावा तितली है, इसके अलावा पतंगा है, और भी है जिनके द्वारा क्या होता है, कीटों का परागण होता है। अब हम बात करें कि ये जो कीट परागित पादप होते हैं, इनकी खासियत होती है कि इनमें मुख्य रूप से परागण की जो क्रिया है उसमें कुछ परागण के लिए विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए, इनके पुष्प जो होते हैं, जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है, उनके पुष्प रंगीन होते हैं, गंध युक्त एवं मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त। तो ये जो कीट परागित पादप होते हैं, उनके पुष्पों की विशेषता है कि वो रंगीन होते हैं, गंध युक्त होते हैं एवं मकरंद युक्त होते हैं, बड़े होते हैं, साथ में ये आकर्षक होते हैं, और इन सब गुणों के कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। कीट जब इन पर बैठते हैं तो परागकण उनके शरीर के विभिन्न भागों से चिपक जाते हैं। जब एक कीट जब दूसरे पादप पर बैठता है, पुष्प पर बैठता है, तो कुछ परागकण उसकी वर्तिका पर चले जाते हैं। तो इस तरह से कीटों के द्वारा परागण की क्रिया हो जाती है। जैसे देखिए, सरसों है, एक होता है सालविया में कीटों के द्वारा परागण होता है, आर्किड्स में होता है। तो इनमें क्या है, कीटों के द्वारा परागण पाया जाता है। इसके बाद है पक्षी परागण। चौथा है पक्षी परागण। देखिए, पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। कुछ पादप जो होते हैं, उनके अंदर पुष्प बड़े और आकर्षक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पक्षी उनके पास में जो पुष्पों के साथ में जो फल होते हैं, उनसे चोंच के द्वारा उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, मकरंद प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके शरीर से कुछ परागकण चिपक जाता है, और वही परागकण युक्त जब चोंच या पक्षी किसी दूसरे पादप को खाता है, पादप के पुष्पों को संपर्क में आता है, तो परागण की क्रिया हो जाती है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, जैसे तंबाकू में पक्षियों के द्वारा परागण होता है, क्योंकि इसमें प्याले नुमा संरचना को बनाए हुए होता है। इसी तरह से सेमल के अंदर भी पक्षियों के द्वारा परागण होता है, पलाश में भी होता है। इसके बाद पांचवा आता है चमगादड़ परागण। देखिए, चमगादड़ रात्रिचारी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी है, उड़ने की क्षमता होती है इसमें। ये भी मकरंद और कीटों को खाता है। अपने भोजन की तलाश में ये जब पेड़ों के संपर्क में आता है, तो इसके शरीर से भी परागकण चिपक जाते हैं, और एक पादप के परागकण दूसरे पादप की वर्तिका तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो अगर चमगादड़ के द्वारा हो रहा है तो उसको चमगादड़ परागण कह सकते हैं। इसको पक्षी परागण से अलग इसलिए रखा गया कि पक्षी अलग वर्ग के होते हैं और चमगादड़ मैमेलिया वर्ग के होते हैं। जैसे कदम का वृक्ष है, कदम। इसी तरह से गोरख, इमली।
इसके अंदर भी चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ठीक है, तो ये कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें देखिए परागण के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे वायु के द्वारा हो रहा है तो वायु परागण, जल के द्वारा हो रहा है तो जल परागण, कीटों के द्वारा हो रहा है तो कीट परागण, पक्षियों के द्वारा हो रहा है पक्षी परागण, चमगादड़ के द्वारा हो रहा है चमगादड़ परागण। इसके अलावा कुछ पादपों में सर्पों के द्वारा या गिलहरी के द्वारा भी परागण होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ हम परागण की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया और अलग अलग तरह के परागण करने वाले जो पादप होते हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। देखो इसमें देखिए मुख्य रूप से एक तो वायु परागण और एक कीट परागण, ये दो महत्वपूर्ण होते हैं। और वायु परागित पादपों के पुष्प छोटे होते हैं, समूह में होते हैं, अनाकर्षक होते हैं, रंगहीन और गंधहीन होते हैं। साथ में इनके अंदर जो बढ़ती काग्र होती है वो शाखाओं में बटी होती है, ब्रुश के बॉर्डर के समान होती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं मक्का के अंदर बढ़ती काग्र जो है वो बाहर की तरफ उभरी हुई रहती है, लंबी होती है और परागकण जो उड़ते हुए परागकण है वायु में वो ग्रहण कर ली जाती है। जबकि कीटों के द्वारा जो परागण की क्रिया करने वाले पादप होते हैं उनके पुष्प आकर्षक होते हैं, रंगीन होते हैं, गंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, क्योंकि कीट तभी आएगा जब उनको अपने पोषण के लिए मकरंद की प्राप्ति होगी। तो ऐसी स्थिति में ये मकरंद की प्राप्ति के लिए आते हैं और परागण की क्रिया में सहयोग करते हैं। तो देखिए कई पादप ऐसे हैं जिनमें इस परागण की क्रिया के सहयोग के कारण उनका सहजीवन पाया जाता है, अर्थात दोनों एक साथ ही रहते हैं। जैसे अंजीर के अंदर कीटों के द्वारा ही परागण होता है, तो ये प्राणी और पादपों का सहजीवन का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है इस परागण की क्रिया के लिए। ठीक है, तो आज हमने परागण के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात अंकुरित होता है और अंकुरण के पश्चात निषेचन क्रिया करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है और आप इस तरह से आप परागण की विभिन्न विधियों के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके।